नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं आपको क्लास 7th की चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताऊंगा। और ये जो वीडियोस हैं इनको एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को आराम आराम से पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम मुगल साम्राज्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्रों पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिकता विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था। अब यहाँ पे जो मध्यकाल में है, कोई भी शासक अगर आता था भारत के अंदर या भारतीय उपमहाद्वीप में आता था तो उसको वहाँ पे जो शासन कर पाना था वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप जैसे, अब भारतीय उपमहाद्वीप कैसे आ गए यहाँ पे। तो ये जो भारतीय महाद्वीप है, अगर मैं आपको मानचित्र में बना के समझाना चाहूँ तो अगर देखिए यहाँ पे मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा इंडिया अपना लेते हैं और इंडिया ये रहा इंडिया। ठीक है, और यहाँ इसके बगल में पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, और इसके बगल में नेपाल है और इसके बगल में भूटान है और इसके बगल में बांग्लादेश है। इनके बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र आता है ये भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। ठीक है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप ये अलग टॉपिक हो जाएगा जियोग्राफी का, कि भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है और इन्हीं चार पांच देशों को मिला के क्यों कहा जाता है, तो हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अभी के फिलहाल समझ लीजिए कि आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे लोग वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और यहाँ पे अलग अलग विविधता भी पाई जाती है। अलग अलग विविधता इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदूज़म भी रहते हैं, हिंदू के भी लोग भी रहते हैं, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोग भी रहते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के हो गए, सिख धर्म के हो गए। तो यहाँ पे अलग अलग जब संस्कृति मिलेगी तो वहाँ पे राजा को शासन कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक एक चीज़ों को कंट्रोल कर पाना उनके बस की बात नहीं होती है। अगर एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं एक जगह पे तो शासन कर पाना आसान होता है, मतलब एक ही तरह के लोग रहेंगे तो शासन करना आसान है, लेकिन अलग अलग तरह के लोग आ जाएंगे तो शासन कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मध्यकाल में है, यहाँ पे शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पे शासन कर पाना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? तो ये संस्कृति के कारण ही आसान नहीं था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, अपने जो पूर्ववर्ती यानी इनके जो पूर्ववर्ती हैं के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। यानी कि जो उनके पूर्ववर्ती थे, यानी इनसे जो पहले थे, वो अपने पूर्ववर्ती के विपरीत मुगलों ने यहाँ पे साम्राज्य की क्या की स्थापना की और वो कार्य पूरा किए। और वो कार्य को क्या किए? पूरा किए, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी कि पहले जो ज़्यादा लोग नहीं आ पाते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे अब मुगल अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए। लेकिन इससे पहले आते थे तो कुछ समय के लिए रहते थे, फिर वापस चले जाते थे या उनकी सत्ता छिन जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने, जब मुगलों ने अपनी स्थापना साबित की, तो बहुत लंबे समय तक ये लोग यहाँ इंडिया में अगर बोला जाए तो रहे और भारतीय उपमहाद्वीप में रहे। ठीक है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा के अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। यानी कि इन्होंने शुरुआत कहाँ से किया? दिल्ली से और आगरा से किया। ये शुरुआत कब करते हैं? तो 16वीं शताब्दी में शुरुआत करते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये शुरुआत कब करते हैं? 16वीं सदी में शुरुआत करते हैं। कभी एक टाइम मिलेगा तो आपको हम सदी के बारे में बताएंगे 16वीं सदी का मतलब क्या होता है। वैसे हम बता देते हैं आपको कि 16वीं सदी का मतलब ये होता है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ 1501 से लेके 1599 के बीच की जो बातें होती हैं वो 16वीं सदी के अंदर में आती हैं। ठीक है, तो ये आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे 16वीं सदी में किसकी बात कर रहा हूँ। तो 16वीं सदी कहने का मतलब ये है कि 1501 से 1599 की जो बातें होती हैं वो 16वीं सदी के अंदर में आती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अपने राज्य का विस्तार किया और 17वीं सदी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त किया। और 17वीं सदी में इन्होंने आके संपूर्ण यहाँ पे क्या कर लिया? अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि ये 16वीं सदी में आए। अब 16वीं सदी समझ चुके हैं आप। अगर मैं आपको बोलता हूँ 16वीं सदी तो आप समझ जाएंगे 1501 से किसकी बात हो रही है? 1501 से 1599 की बात की जा रही है। 1501 से 1599 की बात की जा रही है। अगर मैं यही बोलता 17वीं सदी तक इनका राज रहा, तो 17वीं सदी कहने का मतलब ये है कि 1601 से लेके 1699 के बीच की जो चीज़ें हैं वो 17वीं सदी के अंदर में आ जाएंगी। चलिए, इसमें तो ये हमने देख लिया। उसके बाद इन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रशासन के ढांचे तथा संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी कि इन्होंने जो प्रशासन में चेंजेस किए, यानी प्रशासन के जो ढांचे थे इनके बड़ा ही मजबूत और बड़े ही बढ़िया हुआ करते थे, जिसके चलते वो आज भी टिके हुए हैं। आप अगर शब्द सुनते होंगे सूबेदार शब्द आप सुनते होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये सूबेदार शब्द इन्हीं लोगों का दिया हुआ सूबेदार शब्द है। मनसबदार, सूबेदार, तो ये अभी भी ये ढांचा जो इनका
शासन का ढांचा है कि किस तरह से राज्य को नियंत्रित करना है और कैसे रखना है, तो वो अभी तक टिका रहा है। और यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी, यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। और यहाँ पे जो उन्होंने बहुत बढ़िया रखा था कि इसके बाद भी आने वाले शासक अपने आप को अछूता नहीं रख सके। और भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान यानी दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वो भी किसका है? ये मुगलों की ही देन है। तो जो अभी भी हम लाल किले के ऊपर खड़े होके, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो ये लाल किला है और यहीं पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भाषण देते हैं। तो ये अभी भी ये जो प्रधानमंत्री है ये इन्हीं लोग का बनाया हुआ किला है। ये पूरा दिख रहा होगा किला आपको, तो ये जो किला है अभी भी बनाया हुआ है और अभी भी ये मुगलों का ही बनाया हुआ है और मुगलों की ही देन है। तो सोचिए ये लोग मुगलों में कितना अच्छे से वो कार्य किया करते थे। अगर हम इस पूरे कंक्लूजन के टॉपिक के ऊपर आए कि इस टॉपिक के अंदर है क्या इंपॉर्टेंट, इस पूरे लाइन के अंदर अगर देखा जाए कि मुगल साम्राज्य के लाइन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप पाएंगे कि देखेंगे कि मध्यकाल में, क्योंकि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे शासन कर पाना मुश्किल है, लेकिन वो लोग आते हैं अपने अवधियों में शासन करते हैं। और दूसरी पॉइंट बात करूँ तो ये लोग अभी भी, इनके जो प्रशासन के ढांचे हैं वो अभी भी राज्य के पतन के बाद भी टिके हैं। ठीक है, और आज भी भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से देते हैं। तो अगर मैं आप पूरा बात कहूँ कि इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ चुके हैं कि इस टॉपिक में अभी तक क्या इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मुगल कौन थे। अभी के लिए